सुधांशु जी जरा बताइए कि भतीजा अब की बार ज्यादा पसंद आ रहा है। पहले चाचा पसंद आए थे, अब भतीजा चिराग पासवान पसंद आ रहा है। तो आखिर क्या वजह है कि आप लोग चिराग पासवान को 24 में बाहुबली बना रहे हैं चाचा के ऊपर? देखिए, ये दूसरी पार्टियों में समस्या रहती है कि पिता महत्वपूर्ण है कि पुत्र महत्वपूर्ण है, एक भाई महत्वपूर्ण है कि दूसरा भाई महत्वपूर्ण है। हमारे यहां तो इस समय स्थिति यह है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत जिस विराट परिवर्तन के काल की तरफ आगे बढ़ रहा है, बिहार जो कि इतिहास के हर परिवर्तन का प्रमुख साक्षी रहा है। अगर हम पूछना चाहें, हमारे जितने विद्वान लोग बैठे हैं, हम सब ने, अंजना जी, कहीं ना कहीं अपने जमाने में एक दौर सुना होगा, गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री क्या था, जिसको गोल्डन एज ऑफ गुप्ताज कहते हैं, तब जब पाटलिपुत्र भारत की कैपिटल थी। साहब, गोल्डन एज की तरफ दोबारा भारत बढ़ रहा है, तो कैसे बिहार उसके पीछे रह सकता है? तो चाचा हो, भतीजा हो, जन सामान्य हो, महिला हो, युवा हो, कामगार हो, किसान हो, सब मिलकर एक साथ खड़े हो रहे हैं कि अमृत काल में भारत की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनने की और विश्व गुरु बनने की अमृत सिद्धि होनी चाहिए। मगर अभी देखिए, आपके प्रोग्राम में एक चीज दिखाई जा रही थी, अंजना जी, आरजेडी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि ये जो एमआईएम है, ये अल्पसंख्यक वोटों का विभाजन करने के लिए बीजेपी की बी टीम बन रही है। अब मैं सारे दर्शकों से कहना चाहता हूं, करोड़ों दर्शकों से, इसका अर्थ समझ लीजिए। मतलब इनका दिमाग बिल्कुल साफ है कि इनका ए वोटर कौन है। इन्होंने तो साफ कर दिया है कि ए वोटर मतलब एम वाई वाला, एम जो है वो नंबर 1 है, और वाई को तो बंधुआ बना के साथ में रख ही लेना है, उसकी चिंता विंता नहीं है। इनको चिंता इस बात की है कि वो एम न चला जाए, तो बी कहते कहते, भाजपा के बारे में कहते कहते अपना ए तो बता दिया कि भैया हमारे लिए तो ये है, बाकी सब जाओ किनारे। तो मुझे लगता कई बार ऐसे कहते कहते दिल की बातें जुबान पे आ जाती हैं, तो जाने में अनजाने में इंडी गठबंधन के दिल में जो जो चीजें छुपी हुई हैं, वो अब जनता के सामने उजागर होती क्रमशः चली जा रही। पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, अररिया, ये जो सीमांचल की सीटें हैं जहां पर असदुद्दीन ओवैसी अपने कैंडिडेट उतार रहे हैं, इससे तो आप ही को फायदा मिलेगा। सुधांशु जी, छोटा सा जवाब। अंजना जी, हाँ, जो लोग इस नजरिए से, सुनिए, जो लोग इस नजरिए से सोचते हैं, वो लोग वो हैं जो इतिहास से सबक नहीं लेते। आज ओवैसी वो कर रहे हैं जो 100 साल पहले जिन्ना ने किया था। 1920 और 21 का यही दौर था जब जिन्ना ने कहना शुरू किया था मुसलमानों से, क्यों तुम तिलक और गांधी के पीछे खड़े रहोगे, तुम आओ अपनी पार्टी बनाओ, हमारे साथ रहो। वही वो दौर आया। चूंकि कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण में सीमा तक चली गई थी कि याद करिए, पहले 1916 में सेपरेट इलेक्टेड मान लेना, फिर उसके बाद खिलाफत आंदोलन का समर्थन करना, फिर उसके बाद मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा वो मान लेना। जब झुकते झुकते झुका लिया, तब उसने कहा अपनी तरफ आओ, काहे इनके पीछे खड़े हो। वही देखिए, जो जो चाहते थे ओवैसी, वो सब इन लोगों ने किया। अब वो एक नया नेतृत्व तो पूरे भारत में शुरू हो रहा। सुनिए, अकेला ओवैसी नहीं है, केरल में मुस्लिम लीग खड़ी है। तो पूरा सुनिए, पूरा वाक्य हो जाने दीजिए, पूरा वाक्य। सर नवल किशोर जी, पूरा वाक्य हो जाने दीजिए। ये ओवैसी अकेले नहीं है, ओवैसी एक फिनोमिना है जो कि असम में बदरुद्दीन अजमल के रूप में, बंगाल में फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के रूप में, केरल में मुस्लिम लीग के रूप में, और यहां पर ओवैसी के रूप में है। ये जिन्न आप ही लोगों ने बाहर निकाला है, इसलिए हम इसको वोट की लाभ हानि से नहीं तौल रहे हैं। ये देश के लिए बहुत खतरनाक स्थिति है जिसका निर्माण आप लोगों ने किया है, और ओवैसी जैसी पार्टियां उसी का आउटकम। ठीक है अभय जी, मैं आ रही हूं, एक सेकंड। एक छोटा सा जवाब मिला नहीं इनसे, एक छोटा सा बस सवाल का जवाब ले रही हूं। चाचा को आपने कौन सा अमृत पान कराया कि बिना सीट दिए वो आपकी तरफ आ गए हैं? आप ही कह रहे हैं कि दोनों हमारे साथ रहेंगे। कोई कह रहा है कि गवर्नर बनाएंगे, कोई कह रहा है कि किसी बेटे को मंत्री बनाने की बात है। क्या किया, कौन सा अमृत पान कराया? देखिए, अभी जब तक औपचारिक रूप से सीटों की घोषणा नहीं हो गई है, तब तक किस दल को कितनी सीटें मिली हैं, इस पर टिप्पणी करना मेरे लिए अनाधिकार चेष्टा होगी। चलिए ठीक है, मुझे पता था इसका आप डिप्लोमेटिक आंसर ही देंगे, सभी को इंतजार है क्या होता है। लेकिन बीते दिन चिराग पासवान की मुस्कान पूरी कहानी बता रही थी, खास तौर पर गाजीपुर सीट जिसको लेकर वो चाहते थे, उनके पिता की पारंपरिक सीट है जो पशुपति पारस उनके चाचा पिछली बार जीत गए थे, वो सीट तो लगभग तय ही माना जा रहा है कि तमाम सीटें उन्हें मिली है।
अभय दुबे जी जवाब दीजिए, आपको लड़ना है, कब तक रोते रहिएगा? ओवैसी आ गए, वहां वोट काट दिया, इनकी बी टीम है। आप तो अरविंद केजरीवाल को भी बी टीम बोलते थे बीजेपी की, और असदुद्दीन ओवैसी पलट कर पूछते हैं कि हम राजस्थान में कौन सा लड़े, हम मध्य प्रदेश में कौन सा लड़े, हम छत्तीसगढ़ में कौन सा लड़े, क्यों जीत गई बीजेपी वहां? अंजना जी, आज आपका ये टॉक शो देखकर मुझे पुरानी पिक्चर याद आ गई, चाचा भतीजा। भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन नहीं, भाईबंधन है ये, और शाह शहंशाह पिक्चर चल रही है, चाचा भतीजा। बुरे काम का बुरा नतीजा, क्यों भाई चाचा हाँ भतीजा, ये चिराग पासवान गा रहे हैं। पहले चाचा के कंधे पे बंदूक रखकर एलजेपी का चिराग बुझाने की कोशिश की, और अब चिराग के कंधे पे बंदूक रखकर चाचा को बुझाने की कोशिश है। चुनाव सिर पर है और कांग्रेस व्यावहारिक प्रस्ताव लेकर आए, ये पहले ममता बोलते बोलते ममता बनर्जी ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिया, अब लेफ्ट का भी वही हाल हो रहा है। तो ये सब बीजेपी की गलती थोड़ी है सर, ये सब कोई एजेंसी से थोड़ी करवा रहा है। अंजना जी जी देखिए, मैं चाचा भतीजा पिक्चर का पहले छोटा सा एक संक्षिप्त सा वर्णन कर दूं। तो चिराग पासवान जी कहते हैं कि मेरी पार्टी तोड़ दी, परिवार तोड़ दिया, लेकिन मैं नहीं टूटा। किसने तोड़ा? प्रधानमंत्री मोदी जी ने। और चाचा भतीजा सिर्फ बिहार में ही नहीं है, एक इंटरवल के पहले चाचा भतीजा चल रही थी, जिसमें नीतीश बाबू जो चाचा थे उनसे भतीजे के साथ का गठबंधन तोड़ा दिया तेजस्वी का। अब आ जाइए महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में भी यही किया, भतीजे के कंधे पर बंदूक रखी और एनसीपी चाचा की पार्टी उसके दो हिस्से कर दिए और सिंबल भी दिला दिया। इधर आ जाइए मायावती जी, अभी मायावती जी के भतीजे को आकाश आनंद को वाई सिक्योरिटी दी, भाई पर दबाव बनाया और गठबंधन से दूर करने की कोशिश की। उधर वेस्ट बंगाल चले जाइए, जिस ममता जी का आप कह रहे थे, अभिषेक बनर्जी, उस पर भी रेड डालते हैं, छापे डालते हैं और दबाव बनाते हैं कि गठबंधन मत करना। तो ये भय बंधन दोनों तरफ से भारतीय जनता पार्टी बनाना चाहती है। देश के प्रत्येक प्रांत में चले जाइए। अभी उड़ीसा अमित शाह साहब कुछ दिन पहले गए थे, वो कहते थे चिट फंड का और माइनिंग के स्कैम में छोड़ेंगे नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ऐसा क्यों है कि ईडी सीबीआई जांच अपने हाथ में लेती है और जांच ढीली कर देती है, क्योंकि ये गठबंधन करना चाहते हैं। अभी इनके एक वरिष्ठ विधायक यहां लगातार छापे मारे, अभी गठबंधन के कुछ दिन पहले जो कहा जाता है कि वो सामल साहब बिल्कुल नवीन पटनायक ही 6 बार के एमएलए हैं। तो चंद्राबाबू नायडू 50 दिन तक जेल काट के आए, अभी छूटे, अभी एक मुकदमा और लग गया शराब घोटाले का उन पर। चंद्राबाबू नायडू जी से इन्होंने गठबंधन कर लिया, तो भ्रष्टाचारियों को दुपट्टा पहनाकर सदाचारी बना देती भारतीय जनता पार्टी। इनका जो सारा गठजोड़, और ये क्या होगा, ये जब इतने जो ये गठबंधन बना है ईडी सीबीआई के फेविकोल का, इनमें दिल जले लोग हैं, ये दिल जले हैं। जिस दिन इनके बहुमत से कम रहा, ये सारे छोड़ जाएंगे। नीतीश बाबू इंडिया दल में वापिस आएंगे, ममता जी इंडिया दल में आएगी, लिखकर रखिएगा आप। बिहार में आपका बड़ा भाई आरजेडी है, तो थोड़ा नवल किशोर जी से भी पूछ लेती हूँ मैं। आपने कुछ बताया नहीं हालांकि मुझे, पश्चिम बंगाल में अगर आपका नहीं गठबंधन हो पाया ममता बनर्जी से, और अब लग रहा है लेफ्ट के साथ भी मामला डगमगा रहा है, तो किसकी वजह से हो रहा है? एक सेकंड सर, लौट रही हूँ। क्या ममता बनर्जी भी डर रही है, लेफ्ट भी डर रहा है ईडी से? लेकिन आपके पास आते हुए नवल किशोर जी, बिहार के सबसे बड़े चाचा भतीजा को तो वो भूल ही गए, जो कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार थे। अब वो कौन सा ईडी और एजेंसी के डर से नीतीश कुमार उधर चले गए, आप ही बताइए। नहीं देखिए, नीतीश कुमार जी खुद ही बताने में असमर्थ रहे। वो सिर्फ इतना कह पाए कि मन नहीं लग रहा था, जिसका तेजस्वी यादव ने उत्तर सदन के अंदर ही दे दिया। वो बात तो एक अलग है। अभी फिलहाल जो चाचा भतीजा में ये कौन सा मजबूरी है कि सीट एक भी नहीं देते हैं फिर भी समझा देते हैं? आखिर ये कौन सा गुण है, कौन सा डर है, कौन सा कारण है जिसके आधार पर ये कर पाते हैं? और नीतीश कुमार जी ने पहले भी बोला था कि जो छोटे दल या क्षेत्रीय दल इनके साथ रहते हैं उनको लगातार कम करते रहते हैं। कभी पशुपति जी को कम किया, कभी चिराग जी को कम किया, ये तो उनके नेचर में ही है। इसके साथ साथ एक और चीज भी भूल जाते हैं, जब चिराग जी को सीट देते हैं तो परिवारवाद इनको याद नहीं आता है। बाकी देश में हर जगह परिवारवाद है, लेकिन जो इनके साथ में गए वो परिवारवाद के पात्र नहीं है। ठीक वैसे ही हैं जैसे सारे भ्रष्टाचारी को पहले ये भ्रष्टाचारी बताते हैं, जैसे ही इनके दल में आता है एकदम साफ सुथरा हो जाता है। अच्छा, कांग्रेस 11 सीट मांग रही है, क्या कीजिए? नहीं देखिए, जो गठबंधन बिहार में हो रही है महागठबंधन, उसमें पहले से भी महागठबंधन में कोई नया आदमी नहीं है। जो बिहार विधानसभा 2020 लड़े थे वही लोग हैं, और सीटों का जो बंटवारा है इस पर गहन विचार चल रहा है कि केवल हमें सीट नहीं चाहिए,
जो कौन सा सीट कौन कैसे जीत पाएगा इस पर विचार मंथन चल रहा है और उसके आधार पे ही सीटों का तय होगा। यहाँ सीट लेना रीजनेबल है, व्यवहारिक है 11 सीट कांग्रेस का मांगना? एकदम पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जवाब दीजिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल में लेफ्ट वाले भी कह रहे हैं व्यवहारिक नहीं है, ममता बनर्जी भी यही कहकर हट गई। क्या 11 सीट कांग्रेस का बिहार में मांगना, लोकसभा की बात कर रही हूं मैं, नहीं, क्या देखिए, ये जस्टिफाइड है? देखिए बिल्कुल आपका जो चिंता है वो बिल्कुल जायज है और इसी कारण से महागठबंधन में विचार मंथन चल रहा है। लेकिन वहां पर ये गठबंधन में जो पात्र हैं वो पहले से ही हैं और रहेंगे, इसमें से कोई बीजेपी में जाने वाला नहीं है। इसलिए सीटों का नहीं, बंटवारा आप लोग कैसे जाइएगा? दुश्मन नहीं, हम दुश्मन- से दोस्ती नहीं कर हम सकता दुश्मन नहीं है, हम वैचारिक जिसको जाना था वो तो चलेगा। वैचारिक विरोधी हैं। हाँ। और हम मानते हैं कि बिहार ने बताया भी है और आपने देखा भी होगा कि जो पिछले 17 महीना में जो काम हुआ है उसके आधार पर जो जनविश्वास यात्रा या जनविश्वास रैली हुई उससे नींद उड़ी हुई है भाजपा की। और बिहार की जनता इस बार तैयार है और पिछले बार भी जितना भी सत्ता परिवर्तन देश स्तर पे हुआ है उसको लीड किया है बिहार और इस बार भी करेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। और जनता ने भी इस विश्वास के साथ खड़ी नजर आई है इस बार। इसलिए हमें लगता है कि हमारी चिंता ये नहीं है कि किसको कितना सीट मिले, हमारी चिंता ये है कि 40 का 40 सीट हम कैसे जीत पाए। इसीलिए उसी पर गहन मंथन चल रहा है।